प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत। क्लास 9th में पढ़ रहे छात्रों के लिए मैं बायोलॉजी चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 9th बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। उसका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है खाद्य संसाधन पौधे। इंग्लिश हो जाएगा खाद्य संसाधन पौधे का फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, या आप इसको लिख सकते हैं फूड रिसोर्सेज प्लांट्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह को बाह्य स्रोतों से अपने भोजन पूर्ति करने की जरूरत नहीं होती है? ठीक है, आपका ऑप्शन कह रहा है परपोषी को, स्वपोषी को, कवक को, इनमें से सभी को, सभी जंतु को। तो देखिए, याद रखिएगा, बाह्य स्रोतों से भोजन प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होता है स्वपोषी। स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है फसल उत्पादन से, दाल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से किसी उत्पादन से नहीं। तो देखिए, श्वेत क्रांति जो था यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन है अनाज से, दालों से, तेल से, सूर्य प्रकाश से। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है यह हमको किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो आप याद रखिएगा, ये आपका अनाज से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, विटामिन एवं खनिज लवण हमें मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन है अनाज से, दालों से, सब्जियों तथा फलों से, तेल से। तो देखिए, विटामिन और खनिज लवण ये आपको प्राप्त होगा सब्जी तथा फल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन है धान, गेहूं, मूंग और सरसों। तो आप याद रखिए, आपका नेक्स्ट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान, ऑप्शन नंबर ए। धान को जो है हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, इसलिए इसे हम कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन है खरीफ फसल, ग्रीष्मकालीन फसल, रबी फसल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गेहूं जो है वो आपका ठंड मौसम में यानी कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। गेहूं कब बोई जाती है? तो नवंबर दिसंबर में, और काट ली जाती है मार्च अप्रैल में। याद रखिएगा, मार्च अप्रैल में गेहूं को काट लिया जाता है। तो गेहूं को हम लोग रबी फसल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन है, जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे कहते हैं, ठीक है, खरीफ फसल, ग्रीष्मकालीन फसल, खरीफ फसल, चारा फसल। तो देखिए, एक ऑप्शन डबल हो गया है, तो आप यहाँ पर इस खरीफ के जगह पर रबी कर लीजिएगा, रबी फसल। तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबी फसल। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई वर्षा ऋतु में बोया जाता है एवं कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है कहलाते हैं। ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, ग्रीष्मकालीन फसल, चारा फसल। तो देखिए, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो वो आपका होगा खरीफ फसल। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 9, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्म को कहते हैं? देखिए, समुन्नत मतलब होता है सम उन्नत, सम उन्नत, ठीक है, इसको हम कहते हैं समुन्नत। तो आपका ऑप्शन है खरपतवार, संकर या हाइब्रिड, अंतरा किस्मीय और अंतरा वंशीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका संकर या हाइब्रिड। क्या हो जाएगा? संकर या हाइब्रिड।
तो आपका आंसर होगा बी नंबर, संकर या हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, जनक पौधे की तुलना में संकर पौधे होते हैं। ऑप्शन है समुन्नत, सर्वथा, दोनों, अनुपयोगी। तो देखिए जनक पौधे की तुलना में जो संकर पौधे होते हैं वो उन्नत और सर्वथा होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पौधे के दो विभिन्न जनेरा के बीच होने वाला संकरण कहलाता है। ऑप्शन है अंतरा स्पीसीज, अंतरा किस्मीय, अंतरावंशी, अंतर स्पीसीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरावंशी। उसे हम क्या कहते हैं? तो अंतरावंशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेवार डीएनए के खंड को एक पौधे से दूसरे पौधों में प्रतिरोपित करने से प्राप्त होता है। देखिए उसको हम प्रतिरोपित करेंगे तो डीएनए के खंड या टुकड़ा जिम्मेवार होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं या किससे प्राप्त होता है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका उभयलिंगी पौधा, एक लिंगी पौधा, अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल और अंतरा किस्मीय फसल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पादप प्रजनन के लिए चयन किए गए दोनों पौधे की प्रजातियां होती है। ऑप्शन है एक लिंगी, उभयलिंगी, बौनी, लंबी। तो आप याद रखिएगा, पादप प्रजनन के लिए जो चयन किए हुए पौधा होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन समुन्नत किस्मों से होने वाली हानियां हैं? ऑप्शन है कम चारे की प्राप्ति, बौनी प्रजातियां, उच्च कृषिय निवेश, ए एवं बी दोनों। तो देखिए याद रखिएगा, समुन्नत किस्मों से होने वाले जो हानि होती है, कम चारे की प्राप्ति होती है और बौनी प्रजातियां प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, पौधे की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 13, 16, 6, 3। तो आप याद रखिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो 16 होगा। क्या होगा? 16 होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बृहत पोषक का है? ऑप्शन है लोहा, नाइट्रोजन एवं तांबा, जस्ता, फास्फोरस एवं मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एवं बोरॉन। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा समूह है जो बृहत पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, हाइड्रोजन की प्राप्ति पौधे में होती है। देखिए पौधे में हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होता है? तो ऑप्शन का रहा हवा से, मृदा से, पानी से, इनमें से सभी। तो देखिए हवा और मृदा से तो होगा ही नहीं, जल से होगा, क्योंकि आपको पता होगा जल का संकेत H2O होता है और इसमें क्या है ये? तो ये हाइड्रोजन है। क्या है बाबू? तो हाइड्रोजन है, इसलिए इससे हमको प्राप्त हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, पौधे कार्बन प्राप्त करते हैं। अब देखिए पौधे किसको प्राप्त कर रहे हैं? तो कार्बन को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, पहले आपका ऑप्शन है मृदा से, हवा से, पानी से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन उसे प्राप्त किससे होगा? तो आपको पता होना चाहिए हवा से होगा। किससे होगा? हवा से होगा, जिसको हम वायु बोलते हैं, और वो वायु के रूप में CO2 गैस ग्रहण करता है, इसलिए इस CO2 का C जो है उसका कार्बन प्राप्त करने में सहायक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है। ऑप्शन है जंतु अवशिष्टों से, पादप अपशिष्टों से, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन से, इनमें से सभी से। तो देखिए प्राकृतिक उर्वरक का जो निर्माण होता है वो आपका होगा जंतु के अपशिष्ट से, पादप के अपशिष्ट से,
सूक्ष्म जीव के अपघटन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, पौधे को खास पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है आपका प्राकृतिक उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक से, कंपोस्ट से, हरी खाद से। तो आप याद रखिएगा कि आपको रासायनिक उर्वरक से खास तौर पर उसे पोषक तत्व की कमी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक हम किसको कहते हैं, तो जो आपको खेत में आप डालने के लिए दुकान से खरीदते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया और वगैरह वगैरह जो भी खाद आपको दुकान में मिलता है उसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, प्राकृतिक खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों से आसानी से होती है। क्या होती है, तो ऑप्शन है परिवहन में होती है, भंडारण में, फसलों पर अनुप्रयोग में, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा, परिवहन में भी इसका उपयोग होता है, भंडारण में होता है और फसलों पर अनुप्रयोग में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर है, कार्बनिक खेतों में किसका उपयोग कम से कम किया जाता है। ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का, पीड़क नाशकों का, दोनों का, कार्बनिक पदार्थों का। इसको आप कार्बनिक कर लीजिएगा, कार्बनिक पदार्थों का। तो देखिए, कार्बनिक खेती में किसका उपयोग कम से कम किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि रासायनिक उर्वरकों का और पीड़क नाशकों का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, मिश्रित फसल उत्पादन में सामान्यतः धान्य फसलों के साथ चयन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है खरपतवार का, चारा फसल का, जंगली पौधे का, फलीदार फसल का। तो पहले आप समझिए कि हम धान्य फसल किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिससे हमें अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है। जैसे चावल हो गया आपका, जिसको हम धान भी बोलते हैं, गेहूं हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, इस सब को हम धान्य फसल बोलते हैं। तो कह रहा है कि इस फसल के साथ किसका चयन होता है, तो आप याद रखिएगा फलीदार फसल का चयन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फलीदार फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती है। देखिए, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो किस फसल के गांठ में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है धान्य फसल, खरीफ फसल, दलहन पौधे, रबी फसल। तो देखिए, आप याद रखिएगा कि धान्य फसल होगा ही नहीं, क्योंकि धान्य फसल अभी आपको बता दिया गया है, गेहूं, चना, गेहूं, धान, मक्का, ये सब इसके अंतर्गत आता है। खरीफ फसल में भी धान आएगा, मक्का आएगा। ठीक है, तो इसमें फिर जो है गांठें तो बनता नहीं है। और रबी फसल के अंतर्गत चना आता है, गेहूं आता है। तो आप याद रखिएगा मुख्य तौर पर कि दलहनी पौधा जितना भी होगा सब में जो है गांठें पाई जाती है, किसका, तो राइजोबियम का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर कर मृदा में प्रतिस्थापित करता है। कौन करता है, तो खरपतवार, राइजोबियम, पीड़कनाशी, धान्य पौधे। तो आपको याद रखना है कि देखिए, खरपतवार जो अवांछित पौधे उग आते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जैसे आपके खेत में देखे होइएगा दूब, जिसको आप लोग दुब भी बोलते होइएगा। इसके बाद भी ढेर सारा जो है आपको मिलेगा, चौलाई, ये सब खरपतवार का नाम है। ठीक है, पीड़कनाशी एक प्रकार का मेडिसिन होता है। और धान्य फसल तो आपको पता ही है, इसके अंतर्गत आपको मक्का, चना, गेहूं, ये सब आता है। तो आपको याद रखना, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर करके मृदा में प्रतिस्थापित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है। ऑप्शन है पीड़कनाशी का, पादप रोग का, खरपतवार नाशी का, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, खरपतवार नाश करने के लिए जो पौधे अचानक बिना बोए हुए उग आते हैं, फसली पौधे को नष्ट करते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। उन्हें नष्ट करने वाले जो रसायन हैं उन्हीं का नाम है 2,4-D।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2,4-D क्या है तो याद रखिएगा खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट या प्रध्वंस नामक रोग सामान्यतः लगता है। देखिए ये रोग जो है ब्लास्ट किस फसल में होता है तो ऑप्शन है आपका गेहूं में, धान में, ईख में, मकई में। मकई को आप मक्का भी लिख सकते हैं, मकई को क्या लिखते हैं, मक्का लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा ब्लास्ट नामक जो रोग होता है ये धान में होता है। किस में होता है, धान में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धूमन क्रिया में किस वाष्पशील रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का, 2,4-D का, मैलेथियन का, DDT का। तो आप याद रखिएगा कि इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।